Assalamualaikum, welcome back to another episode of Prime Podcast. This is your host Musarrat Parveen. आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं अली सलमान. अस्सलामुअलैकुम अली सलमान. वालेकुम सलाम. अली सलमान प्राइम इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं. और हमारा जो आज का पॉडकास्ट है वो ट्रेड पॉलिसी एंड टैरिफ रिफॉर्म्स पर है. अली सलमान, मैं ट्रेड परफॉर्मेंस और चैलेंजेस की बात करूँगी. अगर पाकिस्तान की ट्रेड परफॉर्मेंस देखी जाए तो इन द लास्ट फ्यू 10 years कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग है. जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है 2023 में वो 35.5% है और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 10% और हमारी जो इंपोर्ट है वो 25% है. तो विच इज़ नॉट गुड, ये कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है. और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर जो है फेस कर रहा है, सच एज हायर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, लो प्रोडक्ट ऑफ सोफिस्टिकेशन, कम्बरसम टैक्सेशन सिस्टम, उसके बाद हाई टैरिफ, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 75% जो है वो रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स जो है वो इंपोर्ट करता है. तो समहाउ गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देती है, ट्रेड इंपोर्ट बैन कर देती है क्योंकि हमने रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं. तो ये एक एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट आ जाता है हमारा. तो इसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस, हम उस तरह से ग्लोबली कम्पीट नहीं कर पा रहे. तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे जो है टैरिफ रिफॉर्म कमेटी भी बनाई गई, नेशनल टैक्स पॉलिसी भी बनाई गई, तो फिर भी कौन सी वो ऐसी मेन प्रॉब्लम्स हैं हमारी ट्रेड पॉलिसी में कि हम क्यों नहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे कि हम ग्लोबली जो है वो कम्पीट करें. क्या मेन इश्यूज़ हैं हमारे? थैंक यू मुसरत फॉर ब्रिंगिंग दिस टॉपिक. ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ट्रेड का टॉपिक बहुत फंडामेंटल इम्पोर्टेंस का हामिल है. आपने जिस तरह अपने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल सही कहा है कि हमारी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बहुत वीक रही है ओवर लास्ट फ्यू इयर्स. बल्कि वो स्टैटिक के अलावा वो नीचे गई है. पहले हमारा जो आज से 20-25 साल पहले हमारा जो एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशो था वो 17% तक तो पहुंच गया था, लेकिन अब वो 10% के करीब आ गया, जैसे आपने भी एक्नॉलेज किया. तो यानी रिलेटिवली हमने एक्सपोर्ट्स हमारी डिक्लाइन की तरफ गई हैं, जबकि हमारे जो रीजनल कंपेटिटर्स हैं उनकी एक्सपोर्ट्स इसी अरसे में वो डबल, ट्रिपल या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स हो गई हैं. तो ज़ाहिर है हम एक बहुत बड़े और उसी इस गैप की वजह से, यानी चूँकि हमारे यहाँ डॉलर्स की अर्निंग कैपेसिटी वो बहुत लिमिटेड हो गई है और हमने रेमिटेंस के ऊपर या लोन्स के ऊपर या ग्रांट्स के ऊपर अब हम इन्हिसार करते हैं अपने डॉलर इनफ्लोज के लिए. तो इस लिहाज से हमें हर दफ़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का सामना करना पड़ता है. उस बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से हमें IMF का प्रोग्राम लेना पड़ता है और उसके साथ सारी वो कंडीशनैलिटीज़ भी साथ आती हैं जो हमें कभी बिलों की सूरत में, कभी दीगर अशिया की महंगाई की सूरत में हमें नज़र आती है. तो उसका एक बड़ा बुनियादी जो रीजन है वो हमारी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है. अब जो अगर हम ये देखें कि हमारी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में जहाँ पर निजी शोबे का भी एक ज़ाहिर किरदार है कि वो उस तरह कम्पेटिटिव और उस तरह प्रोडक्टिव नहीं हो सका जिस तरह उसको होना चाहिए था. लेकिन चूँकि हम अब इस वक्त बात कर रहे हैं पॉलिसी की तरफ, तो हिस्टोरिकली हमारी जो ट्रेड पॉलिसी है वो एक फ्रेज़ हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं. यूजुअली तो हम उसको पॉजिटिवली लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स की टर्म में वो नेगेटिव आइडिया है, एक नेगेटिव टर्म है. वो है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि हमने इम्पोर्ट के बजाय हमने चीज़ें यहाँ पाकिस्तान में बनानी है. ये एक बहुत अपीलिंग स्लोगन भी है. हर हुकूमत, हर आपको जो मोस्टली पाकिस्तान में जो इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिसी मेकर हैं या इवन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी आपको इसी बात की तरफदारी करते हुए नज़र आएंगे जी हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है. जबकि जो दुनिया ने तरक्की की है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जिन मुल्कों ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन फॉलो किया उसमें ख़ास तौर पर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ और बहुत अरसे तक इंडिया और पाकिस्तान भी शामिल थे. अब इंडिया ने भी काफ़ी अपने आप को चेंज किया और साउथ ईस्ट एशिया ने शुरू से अपने आप को एक्सपोर्ट
लेड ग्रोथ की तरफ रखा है। यानी उन्होंने ये सोचने के बजाय कि हम इम्पोर्ट की सब्सिट्यूट करेंगे, उन्होंने इंटीग्रेट किया वर्ल्ड मार्केट्स के साथ। वो एक एफसी मार्केट में एफडीआई लेके आए, उस एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग को उन्होंने एक्सपोर्ट्स में कन्वर्ट किया। तो ये एक मॉडल है। ज़रूरी नहीं है कि ये मॉडल एग्जैक्टली हम अब रेप्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन जो दुनिया में सक्सेसफुल ट्रांजिशन हुई है फ्रॉम लो जीडीपी, फ्रॉम लो ग्रोथ, फ्रॉम लो एक्सपोर्ट टू हाई एक्सपोर्ट, वो इस मॉडल के तहत हुई है। यानी उनके पास ऐसे उन्होंने प्रोडक्ट्स डेवलप किए, ऐसे स्किल्स डेवलप किए जिसकी दुनिया को ज़रूरत थी, और वो वास्ट स्केल में डेवलप हुए। और उस इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बजाय एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ और वैल्यू चेन इंटीग्रेशन के अंदर दुनिया गई, जिसकी वजह से फिर वो उनको जो इस वक्त जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत हाई गई हैं। हमारा डेफिनेटली इस वक्त हम बहुत पीछे रह गए हैं एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस में। और अली सलमान, मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि पाकिस्तान को पहले अपने रीजन से स्टार्ट करना चाहिए। जो उसके एक डिस्प्यूट तो एक तरफ है, आप कॉन्फ्लिक्ट्स को एक साइड पे रखें, बट अपने रीजन से स्टार्ट करें इंपोर्ट। लाइक जैसे हमारी पहले इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा, हमारा जो ट्रेडिंग पार्टनर था इंडिया, उसके साथ हमारी पहले बहुत ज़्यादा ट्रेड थी, बट अब कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से उस तरह से नहीं रहा। तो देखिए, एक तो ये कि हिस्टोरिकली हमारे इंडिया के साथ ट्रेड रही है, लेकिन उसका वॉल्यूम कम रहा है। हम हिस्टोरिकली यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट के साथ अलाइंड रहे हैं। हमारी जो टेक्सटाइल की जो मेजर मार्केट है वो ईयू है, फॉलोड बाय यूएस और कुछ और मार्केट्स हैं। सो इंडिया उस लिहाज से हमारा बड़ा वॉल्यूम नहीं रहा ट्रेड के पार्टनर में, एज अ ट्रेड पार्टनर। लेकिन उससे मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि दुनिया में जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं जहाँ में जिन्होंने ट्रेड में कोई अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, वो अपने रीजन में वेल इंटीग्रेटेड है, और उस रीजन के साथ उनकी जो बॉर्डर्स हैं वो स्ट्रीमलाइन हैं, उनकी जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं वो इंटीग्रेटेड हैं। और अभी रिसेंटली जहाँ तक ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स का या इवन मिलिट्री डिस्प्यूट्स का ताल्लुक है, वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में इस वक्त भी हो रहे हैं। इंडिया और चाइना में एक्टिव बॉर्डर डिस्प्यूट है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में कोई कमी नहीं की है, बल्कि उसमें इजाफा हुआ है। तो जब हम ट्रेड को नहीं इम्पोर्टेंस देंगे और हम इस तरह के सिक्योरिटी कंसर्न्स को ट्रेड के बजाय ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, तो फिर उसके नतीजे में फिर ऑब्वियसली हमारा ट्रेड परफॉर्मेंस वो मुतासिर होगी। So how will optimizing existing sectors help export growth in the short term? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ओवर डिपेंडेंस करता है ऑन द टेक्सटाइल सेक्टर, विच इज़ एज यू नो कि इट्स लेक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इनटू द अदर सेक्टर्स। तो हमें बाकी सेक्टर्स को भी लेकर आना चाहिए, लाइक ऑटोमोटिव सेक्टर्स। तो ये क्या एक रीज़न है आप कि वो क्यों नहीं वो सेक्टर्स आगे आ रहे, और हम सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर तक ही क्यों महदूद हैं? जो आपने बात की ना, वो है एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन या एक्सपोर्ट कंसंट्रेशन। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारा जो हिस्टोरिकल कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट की सेंस में भी और मार्केट की सेंस में भी वो हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सके। सो 60 to 70% ऑफ एक्सपोर्ट्स आर स्टिल टेक्सटाइल बेस्ड एक्सपोर्ट्स, and EU and US constitute the major market of exports for us even today. अब क्यों नहीं कर सके हैं? हमने शुरू में यानी आज से तकरीबन 40-50 साल पहले हमने एक सेक्टर सिलेक्शन पॉलिसी का इंतखाब किया। एक तो उस सेक्टर सिलेक्शन पॉलिसी का मतलब ये था कि हमने उनको कुछ कंसेशनरी स्कीम्स अनाउंस की कि जी आप अगर टेक्सटाइल सेक्टर से हैं या आप लेदर सेक्टर से हैं या कुछ और सेक्टर से हैं, तो आपको डिस्काउंट के ऊपर कर्जा मिलेगा। फिर आपको जैसे आपने फाइनेंसिंग करनी है तो उसके ऊपर आपको कोई रिबेट मिल जाएगा, R&D के अंदर आपको सब्सिडी मिल जाएगी। इस तरह की मुख्तलिफ स्कीम्स गाहे बगाए गवर्नमेंट्स अनाउंस करती रही हैं। उन स्कीम्स की वजह से फिर ये हुआ है कि जो इनकम्बेंट सेक्टर्स होते हैं, यानी जो पहले से उस सेक्टर्स में और उन सेक्टर के अंदर भी जो कंपनीज पहले से वो इंट्रेंच्ड हैं उस साइकिल में, तो वो ज़्यादा बेनिफिट ले जाती हैं। तो इसकी वजह से फिर ये होता है कि ट्रेड रिस्ट्रिक्ट रहती है, यानी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट रहती है उन मार्केट्स में या उन प्रोडक्ट्स में या उन कंट्रीज़ में
जहाँ से पहले एक तरह से वो हिस्टोरिकली चली आ रही हैं। दूसरा ये कि हमने बाकी सेक्टर्स को, यानी जब आप कुछ सेक्टर्स को प्रमोट करेंगे, चाहे आप कंसेशनरी फाइनेंसिंग के ज़रिए करें या आप उनको यूटिलिटी बिल्स में या और चीज़ों में आप कोई एक तरह से उसमें सब्सिडाइज़ करें। अगरचे इस वक्त सब्सिडीज़ जो यूटिलिटीज़ वाली हैं वो ना होने के बराबर हैं, लेकिन हिस्टोरिकली हमने उनको बहुत वो सपोर्ट किया है। तो ज़रा वो सेक्टर्स पीछे रह जाते हैं जो उस कंसेशंस में और उसमें फॉल नहीं करते। तो लिहाजा इसकी बड़ी जो ज़रूरत है वो इस चीज़ की है कि हम इस तरह की तमाम डिपेंडेंसीज़ को और प्रोटेक्शनिज्म को ख़त्म करें और रिगार्डलेस ऑफ सेक्टर्स आप ये अलाउ करें बिजनेसेस को कि वो या तो ये स्कीम सबके लिए ओपन करें या स्कीम सबके लिए इस तरह की ख़त्म कर दी जाए। ओके। अली सलमान, पाकिस्तान में ये भी है कि इंडस्ट्रीज़ जो है वो सेटअप की जाती हैं, जब तक उनको सब्सिडीज़ दी जाती है तो वो काम करती हैं। उसके बाद वो जब तक सब्सिडी दी जाएगी, प्रोटेक्शन दी जाएगी, वो चलाएंगे। जब एक क्योंकि सब्सिडी का एक टाइम पीरियड है, उसके बाद गवर्नमेंट कहती थी आप खुद इसको टेक ओवर करें, तो उसके बाद वो शट डाउन कर देते हैं। तो इसके बारे में आप क्या? यूजली ऐसा होता नहीं है। जो इन रियलिटी जिसको हम एक तरह से सनसेट क्लॉज कहते हैं, उसकी अभी जो हाल ही में मिसाल सामने आई वो मोबाइल फ़ोन की असेंबली है। मोबाइल फ़ोन में जिसमें पिछले कोई 3-4 सालों में 30 या 35 प्लांट्स लगे हैं पाकिस्तान के अंदर और 26-27 मिलियन से ज़्यादा जो पेयर्स हैं वो अब बन रहे हैं, असम्बल हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। उसके अंदर शुरू में एक सनसेट क्लॉज रखी गई थी कि 3 साल के बाद जो हमने इनको टैरिफ बेस्ड प्रोटेक्शन दी हुई है। यूजली हमने इस तरह किया था ऑटो सेक्टर के अंदर कि हमने टैरिफ बेस्ड प्रोटेक्शन दी थी, यानी आप डोमेस्टिक जो भी इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में उनको आप ये गारंटी करेंगे कि आपका मुकाबले में जो कंपनीज आएंगी वो अगर इंपोर्ट करती हैं तो उनके ऊपर हम ज़्यादा ड्यूटी, ज़्यादा हायर टैरिफ लगा देंगे ताकि वो चीज़ पाकिस्तानी कंज्यूमर के लिए महंगी हो जाए। उसके बाद ऑटोमेटिकली उन लोगों के लिए जो कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए एक आसान हो जाएगी मार्केटिंग एक्सेस। लेकिन वंस सच सब्सिडीज़ और कंसेशंस आर इंट्रोड्यूस तो उसके अपने इंटरेस्ट ग्रुप्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। ज़ाहिर है वो लोग बेनिफिट करते हैं, तो जो बेनिफिशरीज़ हैं वो अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं पॉलिसी मेकर्स के ऊपर, जिसकी वजह से फिर वो पॉलिसी देखा ही गया कि ख़त्म नहीं होती है बल्कि वो आगे कंटिन्यू करती रहती है किसी ना किसी प्रोटेक्स्ट के ऊपर। तो वन सच ए पॉलिसी इज इंट्रोड्यूस, इट्स वेरी हार्ड टू पुल इट बैक। सो लिहाजा हम ये कहते हैं कि इस तरह की पॉलिसी को लाना ही नहीं चाहिए। Okay. My next question is for you. Is there a better way to collect revenue collection besides relying on import tax? Certainly. In fact, Pakistan is one of the most unique countries in a negative sense in the world, जहाँ पर import taxation have become almost 50% contributor to the overall tax revenue collection. इसके मुकाबले में इंडिया में ये रेशो 10% के करीब है, टर्की में ये रेशो 5% के करीब है। तो हमारा डिस्प्रोपोर्शनेटली हमारा जो डिपेंडेंस है ऑन इम्पोर्ट टैक्सेशन वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सो दुनिया भर में टैक्सेशन का जो दारोमदार है, अगर वो डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ है तो वो इनकम टैक्स के ऊपर है, अगर इनडायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ है तो वो सेल्स टैक्स के ऊपर है, यानी कंज्यूमर्स कंजम्पशन के ऊपर हम टैक्स लगा देते हैं और वो जो टैक्स है वो लो रेट का होना चाहिए। लेकिन हम यूजुअली क्या करते हैं कि हमने इंपोर्ट टैक्सेशन कर दी, यानी क्योंकि आसान है, उसको आपको डॉक्यूमेंट करना भी आसान है, उसको टैक्स करना भी आसान है। आपने कोई इंडस्ट्रियल कमर्शियल इंपोर्टर अपना जो भी कोई कंसाइनमेंट मंगवाते हैं बॉर्डर पे तो उसको वो रिलीज़ करवाना चाहते हैं, ज़ाहिर उनकी उसमें इन्वेस्टमेंट हुई होती है, तो उसके लिए फिर वो एडवांस ड्यूटीज़ या कस्टम्स ड्यूटीज़ तो पे करते हैं, मगर वो एडवांस सेल्स टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स और किस तरह के और टैक्सेस भी उसी के ऊपर पे करते हैं। तो बाद में जाकर वो थ्योरेटिकली एडजस्ट होते हैं, लेकिन वो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। सो उसमें पैसे सरकार के मशीनरी में फंस जाते हैं। तो इस तरह की जो इम्पोर्ट टैक्सेशन है वो दुनिया भर में कहीं नहीं है इस वक्त रही। पीपल हैव मूव्ड ऑन
to either a refined sales tax administration. Countries have moved on to a refined sales tax administration कि आप locally आप document करें आप, या एक बेहतर तरीके से आप income tax को impose कर दें. तो import should not be a revenue based import policy. Custom tariff should be a function of industrial policy, should not be a function of revenue policy. How has Pakistan benefited from GSP plus status since 2014? ये जो एक trade policy agreement है EU के साथ. EU के साथ. इसमें एक व्यू तो ये है, और प्राइम इंस्टीट्यूट ने इस पर रिपोर्ट्स भी पब्लिश की हैं कि हमें इसका बेनिफिट हुआ है. हमने अपनी ट्रेड एक्सपोर्ट वॉल्यूम में टू द EU वो कोई 66% इजाफा हुआ है इन ईयर्स में with the GSP plus. However, counter opinion is that even if it was not the case, तो हमारी ग्रोथ तो हो नहीं थी, उसके पहले भी हो रही थी. और मुमकिन है कि GSP प्लस की वजह से हमारी जो मार्केट्स की जो कंसंट्रेशन है EU की तरफ वो ज़्यादा हो गई हो, क्योंकि वहाँ पर इंसेंटिव है, वहाँ पर एक एक्सेस टू मार्केट ज़्यादा बेहतर है. तो EU के साथ GSP प्लस के कुछ मिक्स्ड इस वक्त मैं समझता हूँ कि रिजल्ट्स हैं. हमें एक सिक्योर मार्केट एक्सेस तो मिली हुई है, जिसकी वजह से हमारे जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उन्होंने उसको फ़ायदा उठाया. लेकिन आप साथ ही साथ इन सालों में देखें कि 2014 से ऑनवर्ड हमारी जो रिलेटिव परफॉर्मेंस है एक्सपोर्ट की इन टर्म्स ऑफ GDP वो नहीं बढ़ी, जैसे शुरू में मैंने कहा. तो अगर ये टेक्सटाइल उसका हमारा मेजर फैक्टर है और हम अपनी रेशो को इम्प्रूव नहीं कर सके, तो इसका मतलब है कि GSP प्लस हैज़ ओनली मे बी अ मार्जिनली पॉजिटिव इफेक्ट. इट इज़ स्टिल अ पॉजिटिव, लेकिन ये कि बहुत सब्सटेंशियल शायद बहुत असरात नहीं डालें पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के लिए. Okay. What are the main challenges faced by Pakistan in controlling illegal trade activities जो हमारी ईरान और अफगान बॉर्डर के साथ ट्रेड स्मगलिंग चल रही है? इसको क्योंकि एक स्टेट का बड़ा एक रोल होता है, तो कैसे जो है ट्रेड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़ लाई जाए, एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हो कि ये एक्टिविटीज़ जो है उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, और कैसे इलिसिट ट्रेड का जो है इकॉनमी पे, पाकिस्तान की इकॉनमी पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. तो आप क्या कहेंगे? इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. इलिसिट ट्रेड एक्टिविटीज़, एक तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इलिसिट हम किसको कहते हैं. अगर हम यहाँ पर इस स्मगलिंग, हमारी मुराद वो स्मगलिंग ऑफ आइटम्स हैं जो कि अदरवाइज लेजिटिमेट है. जैसे हम टी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं घरों के अंदर, जैसे हम टायर्स गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, तो ये अदरवाइज तो ये लीगल गुड्स हैं, यानी इनके इस्तेमाल के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है. लेकिन जब हम कहते हैं कि इलिसिट गुड्स हैं या स्मगल्ड गुड्स हैं, तो वो गुड्स गवर्नमेंट के बजाय इलीगल यानी अनटैक्सड या अनडॉक्यूमेंटेड चैनल से पाकिस्तान के बॉर्डर में दाखिल हुई हैं और वो मार्केट तक पहुंची हैं. तो दीज आर दी सो कॉल्ड इलिसिट गुड्स. सो स्मगल्ड गुड्स वो है. सो पहली बात तो ये कि द राइज ऑफ स्मगलिंग इटसेल्फ इज़ एन इंडिकेटर ऑफ फ्लॉज इन द पॉलिसी. स्मगलिंग क्यों होती है? एक तो इन्फोर्समेंट का इशू है, ज़ाहिर है कि वहाँ पर मसाइल मौजूद हैं, लेकिन बेसिकली हमारे पास एक तरह से जब लोकल प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएँ, चाहे उसकी वजह टैक्सेशन है या प्रोडक्शन है या रिस्ट्रिक्शन इन द मार्केट एक्टिविटी है या क्वालिटी है, तो फिर एक रेवेन्यू, एक एवेन्यू पैदा हो जाता है, एक इंसेंटिव पैदा हो जाता है लोगों के लिए बाहर की चीज़ों को इस्तेमाल करके यहाँ बेचने में. एक ज़्यादा उनको बचत भी होती है, चीज़ें सस्ती भी होती हैं, और कंज्यूमर के एंड से भी वो बेनिफिशरी होता है. तो स्मगलिंग इसी वजह से उसमें इजाफा होता है. ज़ाहिर है फ्रॉम अ स्ट्रिक्टली लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये गलत है, क्योंकि लॉ ऑफ लैंड ये कहता है कि आपने डिक्लेयर करना है, आपने कस्टम ड्यूटीज़ पे करनी है. लेकिन हर चीज़ को हम लॉ के एंगल से नहीं देख सकते. हम इकोनॉमिक फैक्टर से इसको स्टडी करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक इंसेंटिव्स इंसान के बिहेवियर के अंदर वो शामिल है. तो हम ये देखते हैं कि जिन भी आइटम्स में, जिन भी प्रोडक्ट्स में किसी भी वजह से हमारी जो कॉस्ट्स हैं लोकल प्रोडक्शन की वो ऊपर जा रही हैं, तो उन चीज़ों के साथ साथ उनकी स्मगलिंग में भी इजाफा हो रहा है. इसी तरह अगर आप कुछ चीज़ों को रोकने की कोशिश करेंगे बाय इंक्रीजिंग देयर टैरिफ्स, तो वो भी चीज़ें इलीगली होकर पाकिस्तान में स्मगल
होंगी। इसके अलावा एक और फैक्टर है जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पर ट्राइबल बेल्ट है और वहाँ के अक्सर लोगों का जो रोज़गार है वो इसको तजारत कहते हैं। उनके नज़दीक ये कोई स्मगलिंग उस सेंस में नहीं है जो कि इस्लामाबाद में हम बैठ कर कहते हैं कि जी ये कोई बड़ा हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं। उन लोगों के लिए तो ये रोज़गार है और ये तजारत है। तो उसको फिर वो अगर कंटिन्यू ना करें तो फिर उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड भी नहीं है। सो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स, यानी इस सेंस में कि जो पॉलिसी ड्रिवन भी हैं, लैक ऑफ एनफोर्समेंट ड्रिवन भी हैं, और लोगों की अपनी ज़रूरियात या उनका एक ट्रेड पैटर्न बना हुआ है, बिजनेस पैटर्न बना हुआ है, उसकी वजह से भी ये फ्लरिश करती है। तो हम इससे पहले कि हम ये देखें कि इसको हमने रोकना कैसे, इसकी रीजंस पे जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वंस यू गो इनटू दीज रीजंस और फैक्टर्स, देन परहैप्स यू कैन से कि हम फॉर्मल ट्रेड को हमें फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। आप फ्री ट्रेड करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट की फ्री ट्रेड में स्मगलिंग नहीं हो सकती, ठीक है। और उस पर अगर आप टैक्स को भी, लोकल टैक्सेशन को कम करेंगे तो स्मगलिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ है। तो बजाय कि हम इसको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से देखें, हमें इसको पॉलिसी एंगल से देखने की ज़रूरत है, इंसेंटिव के एंगल से देखने की ज़रूरत है। तो फ्री ट्रेड करेंगे तो गुड्स भी आपकी फॉर्मलाइज होंगी, लीगलाइज होंगी, वो आपकी फॉर्मल मार्केट का हिस्सा बनेगी, वो ट्रांजैक्शन का हिस्सा बनेगी, वो जीडीपी का हिस्सा बनेगी, वो आपके बैंकिंग चैनल का हिस्सा बनेगी। इसके मुकाबले में जो स्मगल्ड गुड्स हैं वो इस तरह की किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं आएंगे। तो वाइल इट इज़ ट्रू कि स्मगलिंग हैज़ बीन ऑन अ राइज, लेकिन हमें साथ देखने की ज़रूरत है कि वाई इट इज़ ऑन द राइज एंड देन नीड टू एड्रेस दोस फैक्टर्स। Okay. Thank you so much for your time. एक स्ट्रीमलाइन प्रोडक्ट प्रोसेस होना चाहिए, ड्यूटी फ्री इंपोर्टेड रॉ मटेरियल हो, ताकि हम अपनी जो है एक्सपोर्ट को जो है वो इंक्रीज़ कर सकें और हमारी ट्रेड परफॉर्मेंस जो है वो कुछ बेहतर हो सके। इफ़ यू वांट टू वॉच मोर पॉडकास्ट लाइक दिस, तो स्टे कनेक्टेड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर अपडेट ऑन पाकिस्तान इकॉनमी। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।